This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः कार्तिक शुद्ध नवमी पुष्मांड नवमी दिनांक 12 नोव्हेंबर 2021 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत्मुनि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अर्धम सिद्धरसस्य तैलघृतयोर्लेहस्य भागोष्टमः। तो सिद्धरस का आधा हिस्सा, तैलघृत का भी, लेहस्य भागोष्टमः लेह का 8वां हिस्सा, संसिद्धा किल लोह चूर्ण वटका दीनां तथा सप्तमः, और संसिद्ध लोह चूर्ण वटक वगैरह इनका 7वां हिस्सा। यो दीयेत भिषग्वराय गतिभिर निर्दिष्ट धन्वंतरि, तो धन्वंतरि को दिखा के ये अगर वैद्य को रोगी देता है, सर्वारोग्य सुखाप्तये निगदितो भागस्य धन्वंतरे, तो सर्वारोग्य सुख के प्राप्ति के लिए धन्वंतर भाग इस प्रकार का कहा जाता है। तो रोगी को ये देना है इस प्रकार से। तो इसमें ऐसा होगा थोड़ा सा कि हर मरीज के लिए एक अलग दवा बनेगी इस प्रकार से, और उसमें से आधा हिस्सा मरीज के काम में आएगा, आधा हिस्सा वैद्य को मिल जाएगा सिद्ध रस के बारे में या तैलघृत के बारे में। और तैलघृत का 8वां हिस्सा लेना है, आधा हिस्सा लेना है, ये टीका में देखेंगे। लेह से भागोष्टमः, इसमें कोई संदेह है इस प्रकार का नहीं है। और सिद्धरसस्य जारणादि क्रियानुष्ठाने जरामरणादि विनाशक शक्ति संपन्नस्य रसस्य अर्धं प्रस्तुत औषधापेक्षया अर्धांशं तैलकृत इत्यस्यापि अर्धं इत्यानेन संबंधः, तो उसका भी आधा आधा इस प्रकार का लेना। तो रोगी वही भाग वैद्य को दे दे इस प्रकार से। तो बात ये होती है कि अभी ये सभी पैसों पर आ गया है।
और विनिमय का साधन धन है। पुराने जमाने में ये सिस्टम थी कि वस्तु के बदले में वस्तु इस प्रकार की दी जाती थी, या सेवा के बदले में सेवा इस प्रकार की दी जाती थी। और बार्टर सिस्टम इसको कहते हैं। और ये अच्छा तरीका है अभी भी। ये कोकण में सुविनय दामले, उसके कई आर्टिकल्स इसमें प्रसिद्ध हुए थे, हाँ, व्हाट्सएप में, कि जिनके पास पैसे नहीं है वो उनको अनाज या दूसरी कोई चीजें इस प्रकार से देते थे, और वो स्वीकार करता था पैसों के बदले में इस प्रकार से। तो एक ही चीज बार बार आती है कि ऐसा हो सकता है क्या, तो हो सकता है, नहीं भी होता है, उनका कहना था नहीं होता है इस प्रकार से। और किसी न किसी काम में वो आ जाती है, और ये बोझ नहीं लगता उस व्यक्ति को। पैसा देना ये बोझ हो सकता है, लेकिन ये बोझ इस प्रकार का नहीं होता है। तो ये औषध दे दे, और वो उसके बदले में कुछ अन्य चीजें इस प्रकार की दे दे। मैंने एक व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज देखा था, ये मालूम नहीं सच्ची कहानी है या नहीं है इस प्रकार से, लेकिन कोई वैद्य प्रैक्टिस करने वाले थे, वो अपने पत्नी से पूछ लेते थे कि आज की जरूरत कितनी है, तो वो बताते थे आज 50 रुपए चाहिए, ये लाना है, तो इसके लिए 100 रुपए चाहिए इस प्रकार से। तो उतने पैसे इकट्ठा होने पर वो आगे उससे आने वाले जो मरीज होंगे उनसे कुछ पैसे नहीं लेते। और ये सिलसिला बहुत बरसों तक चलता रहा। लोगों को मालूम था कि ये देर से जाते हैं और उनका खाता बंद हो जाता है, तो पैसे नहीं लेते। तो बहुत सारे मरीज इस प्रकार में आते थे। लेकिन काफी लोग ऐसे भी थे कि जो पैसा देना चाहते थे, तो वो पैसे देकर शुरू में आ जाते थे इस प्रकार से। तो एक दिन पत्नी ने कहा कि लड़की की शादी होने वाली है, तो उसका पूरा खर्चा मुझे चाहिए। तो इसने कहा कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, तो परमेश्वर ही कर जाए। तो उसी दिन एक कार सामने खड़ी हुई घर के, और एक आदमी उतरा, और उसने कहा कि मुझे मेरी बेटी की शादी है, और मैं करीब बहुत साल पहले आपके यहाँ आया था, और आपसे पैसे पूछे थे, तो आपने कहा कि खाता बंद हो गया, वही बंद हो गया आज। तो मुझे पता नहीं चला, फिर बाद में पता चला कि तुम इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हो। तो मेरी बेटी की शादी है, और मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी की शादी भी उसी तरीके से हो जाए। तो उसके लिए जो भी चाहिए वो मैं सब साथ में लेकर आया हूँ, आप कृपया स्वीकार करें इस प्रकार से। अब ये तो कहानी है, मालूम नहीं सच्चा है या नहीं है इस प्रकार से। लेकिन उसमें जो एक बात बताई गई है कि आप प्रामाणिकता से अगर इस प्रकार से काम करते रहते हैं, तो आपको कभी कमी महसूस नहीं होती। ये सच है इस प्रकार से। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये जो कृष्ण का कहना है कि जो नित्याभियुक्त इस प्रकार के हैं, उनका योगक्षेम कृष्ण करते रहते हैं। अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योग, ऐसा बताया जाता है। जो मिला नहीं है उसकी प्राप्ति होना ये योग है, और उसका परिपालन ये प्रेम है इस प्रकार। तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये ब्रीद वाक्य हो गया LIC का। किसने इसके बारे में सोचा मालूम नहीं है, लेकिन अच्छा सुझाव इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम क्या मिला कर हासिल करना चाहते हैं अपने पूरे जिंदगी में,
देख सोचने की इस प्रकार की बात है। और समाधान होना बहुत जरूरी है। आपको कितना भी पैसा मिले, लेकिन आपको अगर उससे समाधान नहीं है तो आप असंतुष्ट ही रहेंगे, दुखी ही रहेंगे। और एक बार उसके ऊपर सब छोड़ दिया तो वो तो हमारे लिए करने वाला है ही इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मरीज के लिए दवा बनाई जाए और उसमें से आधा हिस्सा वो वैद्य को वापस दे दे इस प्रकार से। तो उससे भी ये रसभस्म वगैरह के बारे में अष्टमांश सप्तमांश ये भी बात बताई गई। तो परसों बात चल रही थी कि हम दवाइयाँ खुद बनाते हैं या फार्मेसी से परचेस करते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें कमीशन मिलता है दुकान से, जिस दुकान से हम खरीदते हैं, जिस फार्मेसी से हम खरीदते हैं, उसमें कमीशन मिलता है। वो कितना होना चाहिए? तो अभी 10, 15, 20, 25 इस प्रकार का कमीशन मिलता रहता है। तो अगर ये रुद्रभाग भेषज प्रणीत द्रव्य भागोपि एकादशो ही वणिभ्यो गृह्यते वैद्यैः रुद्रभागस्य उच्यते। ये रुद्रभाग बताया। तो 11वां भाग इस प्रकार का, तो 11% कमीशन लेना है इस प्रकार से अगर सोचेंगे तो ये शास्त्र सम्मत इस प्रकार का होगा। अब वैसे हम जो भेषज रोगियों को देते हैं उसके तो हम पैसे लेते हैं और उसी के द्वारा कमाते हैं, ये सबसे अहम मुद्दा है। क्योंकि कंसल्टेशन में उतनी आमदनी नहीं होती जितनी डिस्पेंसिंग में होती है। और इसलिए जब मैंने डायटेटिक्स के कोर्स की शुरुआत की तो मैंने ये सोचा था कि डायटिशियंस वैसे वैद्य है, वो तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, लेकिन अगर उनको केवल डाइटिशियन करके प्रैक्टिस करनी होगी तो भी वो डिस्पेंसिंग करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम डिस्पेंसिंग नहीं करेंगे, केवल सलाह देंगे जैसे आते आधुनिक डाइटिशियंस करते हैं इस प्रकार से। तो हमारे यहाँ घृत तैल मधु ये 3 परम औषध इस प्रकार के बताए गए हैं। और सिद्ध घृत सिद्ध तैल का काफी प्रचलन ग्रंथों में है। तो वैसे कहा जाए तो ये भेषज से सिद्ध अन्न, भेषज सिद्ध अन्न इस प्रकार की कल्पना हो जाती है, क्योंकि तैल और घृत ये तो नियमित रूप से खाने में आने वाले पदार्थ हैं। अगर इस बात को भली भांति ध्यान में रखते हुए डिस्पेंस कर सके इस प्रकार के सिद्ध तैल सिद्ध घृत या और कोई चीज डाइट से बने और कोई चीजें इस प्रकार से वो अगर हम डिस्पेंस करेंगे। इनका शेंडे सर का कहना था कि तड़का ये भारतीय संस्कृति या भारतीय खान पान का एक अलग माहौल है। विदेशों में सैलेड ड्रेसिंग है, कच्चा तेल प्रयोग करते हैं, हमारे यहाँ तेल की मूर्छना होती है। तो उसमें जो द्रव्य डालेंगे, चाहे सरसों हो, चाहे हल्दी हो, नींबू हो या और कुछ हो इस प्रकार से, उसका संस्कार उसके ऊपर होता रहता है। तो इसमें अगर औषध द्रव्य डालेंगे तो उसका भी संस्कार होगा। अगर हम बताएंगे कि खाना बनाते समय चाहे सब्जी हो या दाल हो, ये पूरी उसमें डालो और ये तड़के में डालो इस प्रकार से, तो उसका संस्कार उसके ऊपर हो जाएगा। अभी एक व्यक्ति के लिए खाना नहीं बनता, सभी व्यक्तियों के लिए बनता है, इसलिए इसमें थोड़ी दिक्कत इस प्रकार की है। लेकिन अगर हम इस तरीके से सोचने के बारे में प्रयास करेंगे तो काफी नए नए मुद्दे सामने आ सकते हैं जो हम डायटेटिक्स के जरिए उसका प्रयोग कर सकते हैं।
तो डिस्पेंसिंग में पैसा है, केवल सलाह देने में पैसा इस प्रकार का नहीं है। यही बात मैंने दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के बारे में बताई। और ये जो कमर्शियल थॉट प्रोसेस है कि आपको कितनी जगह दे दी गई है, आप कितना कमाते हैं एक महीने में, एक बरस में, इस प्रकार से बाकी डिपार्टमेंट्स कितना कमाते हैं, और फिर हाँ, उसका मिनिमम चार्ज उस डिपार्टमेंट पे लग जाता है कि जो सेंट्रल फैसिलिटीज आप यूज कर रहे हैं, जगह यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, तो या डिस्पेंसिंग काउंटर है, तो उसके आधार पर आप कुछ खर्चा बताया जाता है, और आपकी जो आमदनी होती है उसमें से वो उसकी कटौती करके फिर आपका मुनाफा रहता है, और फिर उसका आप टोटल मुनाफे में कंट्रीब्यूशन कितना है ये भी देखा जाता है। तो कौन से डिपार्टमेंट चलाने हैं, कौन से बंद करने हैं, इसके बारे में भी सोचते हैं इसी आधार पर। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आज के युग में कंपटीशन तो बहुत है, बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है, तो रोगी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास ही क्यों जाए, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मेरे एक मित्र ने, जब हम पास हो गए 79 में, तो एक नाथाचीवाड़ी करके यवत के नजदीक दौंड के पहले एक देहात है, तो उसने पहले से जीपी करने का सोच लिया था, और वहाँ रास्ता ही नहीं था, केवल साइकिल पे जा सकते थे। तो वहां पे उसने घर बनवा लिया, पहले किराए पे लिया, फिर बाद में घर बनवाया खुद का, और फिर प्रैक्टिस शुरू की, और वहां से साइकिल से आसपास की बस्तियों में जाता था। वो उस समय में दूसरा डॉक्टर था उस एरिया में जाने वाला, लेकिन उस पूरे इलाके का रहने वाला पहला डॉक्टर था, बाकी सब लोग बाहर से आते थे। 2 बरस में परिस्थिति इतनी बदल गई कि रास्ता हो गया, बहुत सारे डॉक्टर आने लगे, और जहाँ पूरे अकेला था वहां 20 डॉक्टर हो गए, आयुर्वेद और होम्योपैथी के, सभी एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले। तो कंपटीशन बढ़ने लगी। इतना ही हुआ कि शुरू से था, और रिजल्ट्स अच्छे थे उसके पास, उसने जो भी एलोपैथी का ज्ञान पाया था जीपी के लिए वो अच्छा था, तो टिका रहा, अभी भी है वहीं पे, अभी प्रैक्टिस बंद करने के लिए बारे में सोच रहा है। लेकिन आमदनी बिल्कुल अच्छी नहीं रही, जैसे कि ये केवल अपना उधर निर्वाह कर सके इतनी ही आमदनी रही, उससे ज्यादा कुछ बढ़ी नहीं इस प्रकार से। वैशेष सिद्ध अन्न में टेस्ट मेल में इश्यू रहता है, पेशेंट्स उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, दवा तो ले लेते पर अन्न नहीं। हो सकता है, लेकिन तीसरे अध्याय में सूत्र स्थान है यवागुर विविध औषधाः, ये जो बताया गया है, तो औषध सिद्ध यवागु, ये चरक ने शुरू में ही बताई है। और वेणी माधव शास्त्री जोशी जी का कहना था कि अन्न सबसे नजदीक है आदमी के लिए, क्योंकि वो तो हर रोज ले रहा है, बरसों तक शुरू से ही ले रहा है। उसमें थोड़ा परिवर्तन करके इस प्रकार से अगर यवागु बनती है, जिसमें काफी गुण होंगे, रोग प्रतिकार करने की क्षमता रहेगी, तो वो ज्यादा अच्छा तरीका है। वैसे औषध तो औषध है, उसका वो वीर्य प्रधान है, और आहार जो है रस प्रधान है, ये थोड़ा कॉम्बिनेशन हो जाता है। अभी फिलहाल एलोपैथी की जो दवाइयां है वो तो अननेचुरल है टोटली,
और वो हमारे खाने का हिस्सा कभी नहीं बननी चाहिए, लेकिन वो बन गई है। और यही सबसे बड़ा कारण है अभी के बीमारियों का। तो ये बात सही है कि लोग अन्न में औषध लेना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जो डाइटिशियंस है, चाहे मॉडर्न के डाइटिशियंस हो, वो जब सुझाव देते हैं कि इस प्रकार से करना है वगैरह, लोग मानते हैं। इसमें टेस्ट का सवाल रहता है, क्योंकि वही खाना खाना है जो उनके लिए पथ्य में है। लेकिन फिर भी हमें ठीक होना है, ऐसा करके लोग कर लेते हैं। उसी प्रकार से शुरुआत होगी। मेरा मेन मकसद था कि उसमें पैसा नहीं है, डिस्पेंसिंग में पैसा है। तो अगर च्यवनप्राश, शतावरी कल्प या अन्य इस प्रकार के कल्प जो रसायन हो, वाजीकरण हो, वो अगर हम डिस्पेंस करते रहे हमारे दवाइयों के साथ, या अभ्यंग के लिए तेल, नस्य, शिरोभ्यंग वगैरह, तो इससे भी काफी फर्क पड़ेगा और केवल आयुर्वेदिक डाइटिशियंस बन पाएंगे। मैंने जो कुछ सोचा है, पूरे विश्व भर में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कैसे करें इसके बारे में। इसमें डाइटेटिक्स एक उसकी अहम भूमिका है। कि विदेशों में औषधियों पर पाबंदी है, आयुर्वेद को सिस्टम इस प्रकार से मान्यता नहीं है, केवल यूएई में है, बाकी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ हद तक इस प्रकार की है, लेकिन बाकी जगह एक शास्त्र इस प्रकार की मान्यता नहीं है, और वो मिलना काफी मुश्किल भी है, काफी समय लगेगा उसमें। तो विदेशों में घुसने का एक अच्छा तरीका ये है कि डाइटेटिक्स के जरिए जाए, अभ्यंग मर्दन के जरिए जाए, शिरोधारा वगैरह इसके जरिए जाए, हर्बल टीज के जरिए जाए, और आसवारिष्ट के जरिए घुसे। योग एक अच्छा है, योग के जरिए जाए, आयुर्योग के हैसियत से जाए, तो उसमें संभावना ये रहती है कि सच्चे मरीज नहीं आते। मैंने कैंप में एक 5-6 महीने प्रैक्टिस की थी, पुणे के कैंप में। वहां का एक ऐसा ही अल्टरनेटिव करने वाला, पता नहीं अभी याद नहीं है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वगैरह ऐसा कुछ था, या ऑस्टियोपैथ था, विदेशी था। तो एक दिन वो मेरे क्लिनिक में आया ट्रीटमेंट लेने के लिए। ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा लगा, तो उसने ऑफर दे दी कि मेरा क्लिनिक है कैंप में, तुम हफ्ते में 1 या 2 बार आओ, और बस पैसा वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए। जगह मैं दे दूंगा, तुम्हें ही दवा लानी पड़ेगी और देनी पड़ेगी, इस प्रकार से। तो 5-6 महीने में गया, लेकिन उसमें ऐसा था कि नवंबर से मार्च तक प्रैक्टिस चलती थी। मार्च के बाद सभी विदेशी लोग निकल जाते थे, जर्मन बेकरी के नजदीक था ये सेंटर। तो वहां काफी विदेशी लोग आते रहते हैं, खास करके विंटर में, क्योंकि वो माहौल उनके लिए सुटेबल इस प्रकार का है। बाद में से भी वापस चले जाते हैं। तो पैसे तो अच्छे मिलते थे, उसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन रियल मरीज एक भी नहीं था। ऐसे ही थोड़ा ठीक रहने के लिए कुछ मामूली चीजें हैं, उसका बीमारियां हैं, उसके लिए आ रहा हूँ इस प्रकार से। तो मुझे उसमें समाधान नहीं रहा। मैंने छोड़ दी वो प्रैक्टिस 6 महीने के बाद। वैसे मार्च के बाद वही मरीज आना बंद हो गया, कम हो गए बहुत सारे। तो वहां यहाँ से उठकर वहां पे जाना, 3-4 घंटे उसमें बिताना, तो बेहतर ऑप्शन है कि मैं घर पे ही प्रैक्टिस करूँ इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि विदेशों में अगर हमें प्रयास करने हैं, तो
इस तरीके से जाना बेहतर है, डायटेटिक्स के जरिए जाना बेहतर है, क्योंकि उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। आप परहेज बताएंगे कि ये खाओ ये मत खाओ, और उससे ऐसे कोई अगर किसी को किसी की एलर्जी हो गई किसी चीज के, हमने को बताई, अलग चीज है इस प्रकार से, तो वो तो फेटल तो नहीं होती है। हम बताते हैं कि तुम्हारे रिस्क पर करो, ये मेरा सुझाव है, इस प्रकार से। और ये तो बातें बहुत कम रहती है ज्यादातर लोग अच्छे हो पाते हैं। लंघन यही मेन है, खाना बताना है ये भी नहीं है, लंघन ही बताना है। तो इसके जरिए अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, और फिर उनको आयुर्वेद के बारे में बताना कि ये ऐसा है, स्वस्थ होता है, ये डिसीज के बारे में आयुर्वेद का कहना है, इस प्रकार से डिसीज ठीक होते हैं, दोषों का संतुलन वगैरह वगैरह, ये सभी बातें जो है वो धीरे धीरे बदलेंगे। फिर परिस्थिति आती है कि कुछ गंभीर रुग्ण आना आरंभ हो जाएगा, और फिर अगर हम समझते हैं कि उनको दवा देने की जरूरत है, तो हर्बल टीज का प्रयोग करें, आसावरिष्ट का प्रयोग करें, अभ्यंग वगैरह इन प्रकार का प्रयोग करें। और उससे भी आगे आते हैं तो भारत से दवाइयां भेजें, वो सबसे बेहतर तरीका है, हमसे फायदे है। और इंडियन पोस्ट सभी जगह पे दवाइयां पहुंचाता है। कुरियर में काफी दिक्कतें हैं, उनका फॉर्म वगैरह जो है वो काफी क्लिष्ट है, और पूरे इंग्रेडिएंट्स को डालना वगैरह वगैरह, ये सब की बातें जो है वो काफी मुश्किल इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि अगर इस प्रकार के मरीज आते हैं, जैसे सरदेश सर करते हैं, विदेशों में जाते हैं, नाड़ी वगैरह देखते हैं, लोगों को भारत में बुलाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और नहीं तो यहाँ से दवाइयाँ भिजवाते हैं। तो ये अच्छा तरीका है कि जिसके जरिए हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। आयुर्वेद के बारे में उन्हें पता चलेगा, आयुर्योग के बारे में हम जिक्र कर सकेंगे। तो विदेशों में जल्दी प्रचार प्रसार होगा। मैंने ये सोचा था कोविड-19 में कि आयुर्योग गुरुकुल, ये हमने यूट्यूब चैनल स्थापित किया था, आयुर्योग गुरुकुल पुणे। और मुझे लगा था कि ये बहुत जल्दी पॉपुलर होगा, क्योंकि डिमांड है उसकी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके दो महत्वपूर्ण कारण थे, लोग इतने डरे थे, इतनी मौत और इतनी मौतें हो रही थी, और ये ऑनलाइन सब शुरू हो गया, तो उसके जरिए इसको उतना महत्व प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ अभी कि जब वातावरण थोड़ा ठीक हो रहा है, लोग एक बार सोचने लगे कि मूल रूप से क्या करना है, तो अभी ये बात चल सकेगी। और आयुर्योग के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात, वो लोग मानेंगे। और उसमें अन्न के साथ औषध, चाय ही लेनी है, लेकिन वो पाती चाय या फिर अदरक वगैरह डालकर लेनी है, तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो देश और विदेशों में किस प्रकार से हमें आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने काफी बरस पहले विजन 2034, ये एक वेब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया था, 25 बरस पहले।
तो समस्या क्या है, क्या क्या समस्याएं आने वाली है, और उसके लिए किस प्रकार से हमें मार्गक्रमण करना है। अब किस किस का वहां उसमें रोल हो रहा है, खेती का रोल क्या होगा, फार्मेसी का रोल क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी का रोल क्या होगा, वैद्यों का रोल क्या होगा, इन सभी के बारे में मैंने सोच के रखा था वहां पे। और वो व्याख्यान एक दो बार मैंने दिया भी है इसी प्लेटफॉर्म पर। चाहे तो फिर से उसके बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल की कंडीशन में शहरों में तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा स्कोप है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत भर का दृश्य देखें तो केवल महाराष्ट्र में, खास करके पुणे से लेकर, काफी प्रचलन आयुर्वेद का बढ़ा है, और यहीं से लोग बाकी राज्यों में गए हैं। केरल की अपनी एक खासियत है, उन्होंने भी उनके यहाँ से देश विदेश में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया है। यूएई में केरल वालों का काफी बड़ा योगदान है। तो इसी तरीके से, लेकिन वो फार्मेसी बेस्ड है। ये जो सभी चल रहा है वो फार्मेसी बेस्ड है। एक अच्छी बात है कि वनस्पति जो द्रव्य है, तो फिर ये मुसीबत नहीं कि भस्मों का प्रयोग है और उसमें कुछ कमियां हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से बात में। लेकिन सभी को साथ में लेके चलना है। हमारा मकसद स्वस्थ विश्व ये होना है कि पूरा विश्व स्वस्थ हो जाए, मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़े, कोई बीमारी ही नहीं हो इस प्रकार की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यही मकसद है, लेकिन जो काम चला है वो सब रोगों के बारे में काम चल रहा है और रोगों के प्रिवेंशन के बारे में भी नहीं है। अर्ली डिटेक्शन ज्यादा से ज्यादा, और फिर उसके लिए क्या करना है, ट्रीटमेंट क्या करनी है, ये एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड डिसीज ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ का संबंध नहीं रहा इस प्रकार से। तो आयुर्वेद में ये पोटेंशियल जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे सिद्धांत व्यापक है, कालातीत इस प्रकार के है, या सभी काल में प्रयोग में लाए जा सकते हैं इस प्रकार के है। तो अभी फिलहाल शहरों में आयुर्वेद के लिए प्रैक्टिस के लिए स्कोप ज्यादा है। यही मतलब भी नहीं है कि तालुका प्लेस में या देहात में आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं होगी, समय लगेगा इस प्रकार से। अभी हमारे ग्रुप में मनोज फिरोदिया है, मैंने भी उसको बताया था कि तुम क्यों नेवासा में प्रैक्टिस करना चाहते हो, कम से कम अहमदनगर या औरंगाबाद में जाओ, जल्दी सेट हो जाओगे। लेकिन उसका कहना था नहीं, मैं नेवासा में ही प्रैक्टिस करूंगा। तो ये होता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा इस प्रकार से। लेकिन शहरों में प्रैक्टिस करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी रहती है कि कठिन मुश्किल इस प्रकार के मरीज आने लगते हैं, असाध्यावस्था के मरीज आने लगते हैं इस प्रकार से। और फिर आपकी कंसल्टिंग फीस कितनी है, आपके डेली चार्जेस कितने हैं, उसका एक मायना होता है। ऐसा ही नहीं कि कंसल्टिंग फीस बहुत ज्यादा है तो लोग आएंगे नहीं। ये भी गलत है, और आएंगे नहीं ये भी बात सही है, दोनों चीजें पॉसिबल है। मेरी प्रैक्टिस कैंसर में है, अब 10-12 हजार रुपया खर्चा एक महीने के लिए आता है कैंसर के प्रैक्टिस के।
फिर भी मुझे मालूम है कि मुझसे काफी जूनियर लोग भी 40-50 हजार रुपया हर महीना लेते हैं कैंसर के, और लोग देने वाले हैं। यही बात सही है। और ये 10 हजार भी लोग अफोर्ड नहीं करते हैं, ऐसे भी मरीज होते हैं, ये भी बात सही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो फिर कैसे करें हम? एक ग्रंथों के अनुसार ऐसा है कि कभी भी पैसे नहीं है इसलिए रुग्ण को दवा नहीं दी गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिंदे सर का भी कहना था कि पैसे नहीं है इसलिए मरीज चला गया, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। चाहे हम अपने तरीके से दवाइयां दे दे, दान करके दे दे, और ये ना सोचे कि अरे हमारी हानि हो गई वगैरह इस प्रकार से। क्वचित धर्म क्वचित मैत्री क्वचित अर्थ क्वचित ईर्षा कर्माभ्यास क्वचित चेत चिकित्सा नास्ति निष्फल। चिकित्सा कभी भी निष्फल नहीं। तो ये धर्म है इस प्रकार से, ऐसा मान लें। कर्माभ्यास तो होता ही है कम से कम इस प्रकार से, मैत्री होती है, यश मिलता है, काफी चीजें हैं। हमारे पास पहला मरीज जो कैंसर का आया था वो एक छात्र के जरिए आया था, और उसमें जो यशस्विता मिली, 15 दिन का आयु बताया था, और 35 बरस वो आदमी जिंदा रहा। तो ये यशस्विता इतनी बड़ी है कि बाकी और कुछ लेने की देने की जरूरत ही नहीं है। उससे पैसे कितने मिले वो अलग चीज है, लेकिन इतने सारे मरीज मिल गए, नाम हो गया, ये तो काफी अच्छी चीज है। तो तस्माद उपाचरित स्वेन स्वेन निस्व तपस्विनः, अपने खर्चे से अपने पैसों से निस्व की चिकित्सा करे, ये ग्रंथ में बताया गया। अभी हमारे यहाँ VSS कैटेगरी है, उसके बारे में काफी बहस हुई है, होती रहती है कि इस प्रकार से मुफ्त दवा देने से हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। इस प्रकार से दोनों तरीके के अनुभव मिलते हैं। आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता है, ये तो काफी VSS पेशेंट्स में दिखाई देता है। दूसरी जगह उसका भली भांति प्रयोग नहीं होता, लोग फेंक भी देते हैं दवाइयां, मुफ्त में लिए उसका कोई दाम नहीं। और उसमें भी अजीब अनुभव इस प्रकार के आते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि बस ऐसा ही करना है। तो कनाडा में दवाइयां भिजवानी थी, वो भिजवाने का खर्च वो देने के लिए तैयार नहीं थी। तो इस प्रकार के भी अनुभव आते हैं। दवाइयों के तो छोड़ो, लेकिन जो खुद मैंने खर्च किया है 1200-1300 रुपया कनाडा में दवा भिजवाने का, वो भी देने की उस व्यक्ति की मानसिकता नहीं थी, उसको वो भी मुफ्त में चाहिए था। तो सभी तरीके के अनुभव रहेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी अच्छे ही अनुभव रहेंगे, बुरे भी अनुभव आते हैं इस प्रकार से, लेकिन अच्छे भी आते रहते हैं, ये भी बात सही है। देख अभी अमरावती की केस है, ALL और AML ये दोनों साथ में है, मैंने पहली बार देखा इस प्रकार से। तो उसके पति ने मेरा कैंसर का पूरा पुस्तक ऑडियो में कन्वर्ट किया, प्रकरण वाइज, चैप्टर वाइज, यूट्यूब में डाला। उसकी लिंक मुझे कल भेज दी मैंने, वो JSSC वगैरह से भी मैं पोस्ट की है, JSS में। तो पूरी किताब ऑडियो बनकर सामने आ गई। अब मेरे लिए एक दिक्कत होती थी कि मरीज कहीं दूर है, नागपुर में, अमरावती में है, या लातूर, बीड़, परभणी कहीं पे है इस प्रकार से, महाराष्ट्र में, या महाराष्ट्रियन है कहीं भी है, विदेश में भी है। तो जब तक मैं दवाइयां नहीं भिजवाता तब तक
किताब भेजना ये काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें वैसे भी 3-4 दिन लग जाते हैं। फिर वो पढ़ेंगे और फिर उनको तसल्ली होगी कि मुझे ये करना है, फिर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे वगैरह वगैरह। जनरली लोग दूसरों के अनुभव के आधार पर ही आते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट शुरू करनी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको संदेह रहता है इससे क्या होने वाला है, वगैरह के वगैरह। तो अभी ये तो आसान तरीका हो गया, उसको लिंक भेज दी, वो खुद सुने। अभी है मराठी में, वैसा हिंदी अंग्रेजी में भी हो सकता है इस प्रकार। और ऑडियो बुक्स यूट्यूब में डाल के उसकी लिंक भेजे तो भेजना भी आसान है, प्ले लिस्ट है उसमें। तो लोगों तक टेक्नोलॉजी के जरिए जल्दी पहुंच जाती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मुझे पुस्तक बिककर जो फायदा होता है वो नहीं होगा, पुस्तक की बिक्री कम हो जाएगी, पॉसिबल। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा फायदा है कि लोगों तक किताब पहुंच जाएगी। और वैसे काफी लोग ऐसे भी हैं अभी, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई की है, महाराष्ट्रियन है, लेकिन मराठी पढ़ना नहीं आता। बोल सकते हैं, पढ़ना नहीं आता। कल ही की केस थी, 16 बरस की लड़की थी, कॉन्वेंट में पढ़ी है। वो बोली मैं ये नहीं कर सकेंगे, एएमएल की केस है। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, अंग्रेजी किताब पढ़ो। कल तो अंग्रेजी किताब लेके गई, लेकिन ये तो अभी मेरे पास हाथ में आ गया कल रात को। तो वो आसानी से भेज सकते हैं कि ये सुनो, मराठी तो तुम्हें आती है, बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम टेक्नोलॉजी का किस किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में जरूर सोचें। और टेक्नोलॉजी जैसे प्रातिपदिक कोश का काम है, स्कंद कोश का काम है, ये सब तो टेक्नोलॉजी का ही नतीजा इस प्रकार का है। तो फिलहाल की प्रैक्टिस कैसी हो, ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा बहस करना चाहता था। तो शहरों में स्कोप है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। उसके बाद में तालुका में, देहात में भी स्कोप है, ऐसी नहीं स्थिति। लेकिन शहरों में खर्चा भी ज्यादा है। बेसिक इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा होती है, चाहे आप किराए पर ले लो या खरीद लो, इस प्रकार से। और शुरू की अवस्था में ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। जब मैंने सदाशिव पेट वाला क्लिनिक शुरू किया 1986 में, तो मेरे पास 1,000 रुपए भी नहीं थे। और पूरा का पूरा कर्जा उठा के मैंने क्लिनिक की शुरुआत की। 75,000 बैंक का लोन और 1,05,000 प्राइवेट लोन। सिर्फ इतना इसमें मुझे तसल्ली थी कि प्राइवेट लोन विदाउट इंटरेस्ट था। तो वो मैंने पहले वापस किया। बैंक का लोन उसके जो इस प्रकार के हफ्ते थे उस प्रकार से जाता रहा, और मैं 3.5 बरस में ही पूरा कर्जा चुका पाया, और नया कर्जा उठाया और करवे नगर के लिए प्लॉट ले लिया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि शहरों में स्कोप ज्यादा है, खर्चा भी ज्यादा है, लेकिन आमदनी भी ज्यादा है। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, उस उतना कोलटकर सर को मेरे बारे में कॉन्फिडेंस था। मैंने बताया क्या उस सर, इतना खर्चा उठाकर मैं क्लिनिक शुरू कर रहा हूँ, क्या सही रास्ता है? सर बोले नहीं नहीं, सही रास्ता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब तुम कर्जा वापस कर पाओगे। मुझे कोई संदेह नहीं है इसमें, इस प्रकार। तो अभी हमें क्या करना है, ये इसके बारे में सोचना है। 3 स्तर वैद्यों के होने चाहिए।
एक टॉप क्लास इस प्रकार के जो किसी भी प्रकार के मरीज को हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। डिफिकल्ट केसेस, एक्यूट केसेस इस प्रकार के हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। तो उनकी कंसल्टिंग फीस, उनकी डिस्पेंसिंग की एबिलिटी ये भी ऊंची इस प्रकार की होनी चाहिए, तो फिर उनके पास उसी प्रकार के मरीज आएंगे। अभी मेरे पास कैंसर को छोड़कर जो मरीज आते हैं वो भी कठिन होते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस की बात हो, चाहे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की बात हो, या किसी दूसरे तरीके के इस प्रकार के मरीज हो। क्योंकि स्तर जो है वो ऊंचा स्तर इस प्रकार का है। तो इस प्रकार के कुछ वैद्य होने चाहिए और हर वैद्य को पूरे जन्म तक सीखना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। उसकी विद्यार्थी दशा जो है वो कायम रहनी चाहिए। तो आखिरी सांस तक अगर आप सीखते रहेंगे, एक तरीके से अनुभव इकट्ठा होता रहेगा और एक तरीके से कि आप सीखते रहेंगे और मूल ग्रंथों को ही पढ़ते रहेंगे, देखिए उसमें जो पोटेंशियल है वो दूसरे किसी चीज में नहीं है। तो मूल ग्रंथों को पढ़ते रहे, समझाते रहे, अध्यापन करते रहे, तो फिर आपका भी अध्ययन हो जाता है और वो प्रैक्टिस के काम में आता है। प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस मिलता है, वो पढ़ने के काम में आता है। और फिर भगवतम सचा हुआ अपने जैसे बाकी लोगों को भी बनाओ, अपना शिष्य परिवार निर्माण करो। कि आगे जो इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से। इसलिए मैंने वो कैंसर का फाउंडेशन कोर्स, फिर इन डेप्थ कोर्स ये ऑनलाइन शुरू की। मैं एक अकेला कितने दिन कितने मरीजों को सर्विस दे पाऊंगा, सेवा दे पाऊंगा। अभी ये कैंसर फाउंडेशन, कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस, ये जो एक नई वेबसाइट वगैरह निकाल रहे हैं, उसमें भी यही मकसद इस प्रकार का है कि लोग कैंसर नाम से भयभीत नहीं हो। वैद्य लोग जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट करना आरंभ करें, समाज के वो जरूरत है इस प्रकार से। तो ये ऊंचे स्तर वाले इस प्रकार के रहेंगे। एक मिडल स्तर, मध्यम स्तर होगा, जिनकी आयुर्वेद की प्रैक्टिस अच्छी हो। छात्र परिवार इस प्रकार का हो और वो भी निरंतर अध्ययन करते रहे ताकि वो ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए। लगातार प्रयास करते रहने से ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए। तो ये कंटिन्यूस श्रृंखला इस प्रकार की होनी चाहिए। और तीसरा जो स्तर है यह सामान्य स्तर इस प्रकार का है। वैसे आयुर्वेद में जीपी ज्यादातर होती नहीं है। संजय पेंडसे का कहना था कि उसको जीपी चला नहीं आयुर्वेद में, लेकिन हुआ नहीं। तो उसको पूछा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो वो बोले तो कोई मरीज उस प्रकार के आए ही नहीं, जो आए वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही, एडवांस केसेस ही आए, जिनमें जीपी करने की आवश्यकता नहीं थी। और फिर उसी में प्रैक्टिस सेट हो गई। वरसईकर भावे, विजय भावे उस वरसई में जीपी करते थे आयुर्वेद की। उनके पास तो दवाइयां थी उनकी खुद की। और मैंने देखा है उनके घर पे वो किस प्रकार से प्रैक्टिस करते थे, घरेलू इस प्रकार के वेश में, परिवेश में बैठे रहते थे। लोग आते थे, दवा देते थे, उनको भी कुछ नहीं लगता था, मरीजों को भी कुछ नहीं लगता था। मामूली पैसे लेते थे, लोग भी संतुष्ट थे, ये भी संतुष्ट थे। तो जीपी एक अलग चीज है। हाँ, अभी ऐसा होता है कि ये में होकर एलोपैथी प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे जीपी, होम्योपैथी का कोर्स करके एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे जीपी है। आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स को, आयुर्वेद के डिग्री होल्डर्स को ये तो पता है कि आयुर्वेद में कुछ है।
25 बरस पहले कुछ लोगों को मालूम नहीं था, हम लोग समझ गए हैं कि अरे आयुर्वेद में काफी पोटेंशियल है और अच्छा खासा लोग कमाते भी है। वो एक परिमाण होता है कि किसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो अच्छा कमाता है, प्रैक्टिस अच्छी है इस प्रकार से, तो शास्त्र अच्छा है इस प्रकार से। लेकिन अब ये कटथ्रोट प्रैक्टिस शुरू हो गई, कंपटीशन बढ़ गई, तो अपने पास कुछ अलग होना चाहिए जो दूसरों से अलग है, ताकि उसके लिए, उस स्पेशलिटी के लिए लोग हमारे पास आए। इसी बात को सोचकर मैंने आयुर्योग ये सोचा, विदेशों के जो योग प्रैक्टिशनर्स है उसके लिए। अभी विदेशों में योग प्रैक्टिशनर्स भी काफी बढ़ गए हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है, ज्यादा प्रचलन आएगा योग का। लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योगा, विवेकानंद केंद्र वगैरह वगैरह ऐसे भी है, कम मात्रा में है लेकिन है। तो वहां अगर कंपटीशन शुरू होती है तो आपके पास कुछ अलग होना चाहिए। तो मेरा सुझाव रहा है कि अभी प्रमोट कर रहा हूं मैं कि आप आयुर्योग का कोर्स करें, ऑनलाइन पहले करें और फिर बाद में यहाँ पे आकर सीखें। और स्वास्थ्य के लिए आयुर्योग, ये पहला मुद्दा रहेगा। क्योंकि योग करने वाले जो विदेशी लोग हैं, उनको दिनचर्या वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं है, स्वास्थ्य के बारे में कुछ पता नहीं। तो वो अगर जानते हैं, लोगों को सुझाव देते हैं कि जो लोग उनके पास योग सीखने के लिए आते हैं, तो सिर्फ योग मत सीखा, आयुर्वेद सीखो और लाइफस्टाइल में ये सुधार सब लाओ इस प्रकार से, तो उसकी वो स्पेशलिटी हो जाएगी। फिर उसके पास ज्यादा लोग आएंगे और इसका प्रचार प्रसार होगा। फिर बाकी लोग भी इसमें आ जाएंगे, अदर योग टीचर्स ये भी उसमें शामिल हो सकेंगे, और पूरे विश्व भर में हम आयुर्योग के जरिए स्वास्थ्य का संदेश देते रहेंगे। तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है, वो अभी योग के माध्यम से लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। आप अगर हम आयुर्योग के तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो इसमें तो पाबंदी नहीं आती किसी भी प्रकार की, ये मेडिकल काउंसिल का विषय ही नहीं है। तो ऐसी हालत में ये अच्छा तरीका होगा विदेशों में आयुर्वेद और योग इन दोनों का प्रचार प्रसार करने की। और फिर वहां जो मरीज इस प्रकार के आएंगे, गंभीर रोग के रोगों में, उसमें भी पहले जो यूज करेंगे वो शायद लाइफ थ्रेटनिंग केसेस को नहीं हाथ में लेंगे, आर्थराइटिस, हम लोग इस प्रकार की बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और फिर धीरे धीरे लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन हमारा खुद का एक्सपर्टाइज भारत में होना चाहिए लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस के बारे में। तो मैं सोचता हूँ आयुर्वेदिक आईसीयू होना चाहिए। वो पैनोरमा होना चाहिए पूरा, मॉनिटर है, वो पल्स दिख रही है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो लोगों को ऐसा लगता है हाँ कुछ चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण कुछ चल रहा है। और एक तरीके से ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर सिद्ध भी हो जाता है। अभी ऑक्सीजन लेवल कम होने पर आयुर्वेदिक दवा देख के ऑक्सीजन लेवल बढ़ गई है, ऐसा बहुत सारे मरीजों में हुआ है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो गया हमारे दृष्टि से, आयुर्वेद को प्रूव करने के लिए अच्छा तरीका इस प्रकार का। और फिर उसमें मौत भी हो जाती है तो लोग समझेंगे कि नहीं नहीं, इसने काफी प्रयास किए, जैसे एलोपैथिक बारे में समझते हैं इस प्रकार से। तो 3 स्तर के वैद्य होने चाहिए। मैं थोड़ा सा बीच में भूल गया, वो अभी एलोपैथी की जीपी करने वाले जो बीएमएस या बीएचएमएस छात्र है,
वो एलोपैथी के डॉक्टर्स को भेज देते हैं मरीज को जब कोई सीरियस मैटर हो। तो हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे तो उनके पास भेज देते हैं। वहां जो जब वो ट्रीट नहीं होते तो वो आयुर्वेद के पास अपने आप आते हैं किसी दूसरे तरीके से। तो ये बीच में एलोपैथी के डॉक्टर क्यों चाहिए हमें? हम तो भली भांति डायरेक्ट अगर इनसे रेफरेंस मिले आयुर्वेद के डॉक्टर के जरिए तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, कम समय बीच में जाएगा। तो मैं जो अभी प्रातिपदिक कोश के बारे में सोच रहा हूँ वो हमारा बेस ब्रॉड बेस होना है। हमें इन लोगों को जोड़ लेना है। कि जो बीएमएस होकर एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीपी कर रहे हैं, उनको अगर दिक्कतें आती है तो वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास भेजते हैं, वो हमारे पास भेजना आरंभ करते हैं। इसमें एक दूसरी मुसीबत है कि उनको कट मिलता है उसमें। मैं तो एथिकल प्रैक्टिस करने वाला हूँ, एथिकल प्रैक्टिस ही होनी है ऐसा मेरा कहना है। तो हम तो कट की बात नहीं करेंगे। कोई डॉक्टर हमें कट दे रहा है उसके लिए उसके केस को ट्रीटमेंट करेंगे, ये तो नहीं होगा। सौभाग्य से मुझे इस प्रकार की नौबत नहीं आई क्योंकि छात्रों से या मरीजों से डायरेक्टली मरीज आते हैं। ये भी कुछ सोचने की वगैरह इस प्रकार की जरूरत नहीं है। और दूसरी अहम चीज उसमें है कि ये रेफरेंसेस इतने ज्यादा रहते हैं कि अभी मेरे यहाँ कम से कम 15 दिन के अपॉइंटमेंट्स ओवरफुल रहती है नए मरीज के लिए। तो आज पूछेंगे तो 15 दिन के बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगी इस प्रकार से। अगर बहुत ही कुछ सीरियस मामला है, कोई छात्र इन्वॉल्व है इसमें, तो फिर मैं बताता हूँ ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। तो ये बीच वाला जो बैरियर है, लेकिन ये अभी जो आते हैं वो तो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स के लिए आते हैं। एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स आयुर्वेद डिग्री लेकर एलोपैथी प्रैक्टिस करने वाले के ये नहीं आते रेफरेंसेस। लेकिन इस प्रकार के अगर सिस्टम कुछ बन जाए उन लोगों को हम साथ में जोड़ लेंगे, क्योंकि वो आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनमें उनका दोष कम है। दोष नहीं है ऐसा तो नहीं मानता मैं। उनमें से भी जिन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे आयुर्वेद करना है, कॉलेज में नहीं हो रहा तो मैं किसी दूसरे वैद्य के पास जाऊंगा, सीखूंगा, ऐसे वैद्य है। इसी तरीके से तो हम बने हैं। लेकिन जिन बीएमएस छात्रों ने ये नहीं किया और एलोपैथी की जीपी करते रहे इस प्रकार से, उनको अगर प्रवाह में लाना है तो हम उन लोगों तक पहुंचे और ये बताने की कोशिश करें कि कम से कम तुम तुम्हारे प्रैक्टिस में आयुर्वेद का ये तो भाग देख लो। अभी आयुर्वेदिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन गए तो ऑप्थेल्मोलॉजी में हिस्ट्री लेनी पड़ती है, लोगों की लाइफस्टाइल पूछनी पड़ती है। ये नया संदेश ध्यान में आया। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आंख का परीक्षण होगा या डायबिटीज वगैरह के बारे में परीक्षण होगा। लाइफस्टाइल कौन पूछता है? क्या खाना खाते हैं ये कौन पूछता है? कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं पूछता। लेकिन आयुर्वेद के जरिए यह प्रचलन अभी होने लगा। वैसे ही गायनेकोलॉजी में होना चाहिए, वैसे भी एएनटी में होना चाहिए, त्वचा रोग में, कुष्ठ रोग में होना चाहिए। तो लोगों को अभी मालूम ही नहीं है कि रहन सहन, खाना पीना, इन सभी का
स्वास्थ्य या रोग से संबंध है। तो विचारों में अगर परिवर्तन लाना है तो हम खुद ऐसा करने की कोशिश करें कि जो बीएमएस होकर एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो खुद या उनके परिवार के सदस्य हमारे पास आते रहते हैं। कई लोगों का एलोपैथी के अस्पताल भी इंडोर है, फिर भी मैं बीएसएस में डालकर उनको ट्रीटमेंट देता रहता हूं। तो फिर उसको आयुर्वेद के पोटेंशियल का पता चलता है और फिर उनमें उनके मन में परिवर्तन आना शुरू होता है। तो मैं बताता हूँ ठीक है, तुम्हें आयुर्वेद करना नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन आयुर्वेद को सपोर्ट तो करो। जो व्यक्ति पैसा नहीं है इसलिए आयुर्वेद में आगे बढ़ नहीं रही है, उनको उनके लिए तो सहारा बनो। पारस शाह ने पहली बार भाविस्कर को अपने क्लिनिक में आमंत्रित किया पुणे में। मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा क्योंकि पारस शाह एलोपैथी में बहुत अच्छा है, अच्छे थे इस प्रकार से, लेकिन आयुर्वेद में कुछ नहीं करने वाले थे। उनकी सोच पूरी एलोपैथी की ही थी। लेकिन ये परिवर्तन आ गया। अब हेमंत भाविस्कर से आगे चलकर काफी लोग इसमें आ गए, आयुर्वेदिक ऑप्थेल्मोलॉजी। तो समाज के मन में परिवर्तन होगा कि अरे नहीं, इसके लिए लाइफस्टाइल भी जरूरी है, खाना पीना देखना भी बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो सिर्फ इसी रोग के लिए नहीं, सभी रोगों के लिए चाहिए, तो वो आयुर्वेद के ऊपर उतर आएंगे और हमारा जो मेन मकसद है वो साध्य होगा। तो ठीक है, ये रुद्र भाग और धन्वंतरी भाग को लेकर मैं कुछ बताने वाला बताना चाहता था। शायद कल उसके बारे में करेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं। कल और सोमवार को तो लेक्चर रहेगा, मंगलवार को निश्चित रूप से नहीं रहेगा। उसके आगे मैं थोड़ा सोच समझ कर बताऊंगा कि बुधवार गुरुवार शुक्रवार लेक्चर रखेंगे नहीं रखेंगे। ज्यादातर नहीं रखेंगे ऐसा ही है, लेकिन फिर भी मैं सुझाव देता हूँ और फिर उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानम् अपरा श्वः पुनर्मिलिष्यामः।